तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आ जाइए, स्टार्ट करने वाले हैं अभी हम क्लास नेक्स्ट जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आई होप कि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे होंगे। थोड़ी बहुत अभी दिक्कत दिख रही होगी आपको क्वालिटी में, तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी, तो उसमें आप टेंशन मत लीजिए। ओके, आप तो ध्यान दीजिए प्रैक्टिस पे। अब से लेके एकदम पेपर तक प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करने वाले हम। तो आ जाइए सीधा क्वेश्चन पर। टाइम ज़्यादा हम लेते नहीं हैं, आपको पता ही है, क्योंकि लाइव क्लास में तो टाइम थोड़ा और ले भी सकते थे, इसमें टाइम ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाइए कि सीधा मुद्दे पर। मुद्दा है अपना क्वेश्चंस। ठीक है। ये पहला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफाइड दिस। तो आपको दे रखा है 841 स्क्वायर रूट में है। तो 841 को हम कह सकते हैं ये किसका स्क्वायर है, 29 का, इंटू 14 प्लस, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स पे क्यूब बराबर 30% ऑफ 1770। तो परसेंट से 2 जीरो कट गई। अब मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 7 21, 3 7 21 और 22 23, और 3 3 और 2 5, 531। ठीक है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 14 9 126, 12 कैरी आ गया, 14 28 और 12 40। 40 उधर जाएगा, 40 से 60 आएगा। 531 में से माइनस होने के लिए, तो एक्स क्यूब बराबर क्या बचेगा, 531 माइनस 406। 506 तक कितना, 100 और 25 यानी 125। ये बचेगा 125 बराबर एक्स का क्यूब। तो एक्स बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 5। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18.5 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, तो इसको हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 18 का डबल कर दीजिए। 18 का डबल कितना होता है, 35। और इसको डबल किया है तो इसको आधा कर लो। ठीक है, 8। ऐसा क्यों किया, 18.5 को डबल मैं क्या कर सकता हूँ, 18.5 लिखा, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 8। तो इसको मैंने कर दिया 37 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, पॉइंट भी हट गया अपना, और ये नंबर भी छोटा हो गया 16। इससे क्या मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा, प्लस 23। ठीक है, तो मैं इसको डबल करूँगा, कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46, और एक का डबल वो आधे का डबल एक, यानी 47 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, बराबर एक्स 1.5। ठीक है, इसको मैं एक चीज़ और भी कर सकता हूँ, दोनों साइड आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2x करके 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, वो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 8 से इसका सॉल्व करेंगे। 8 सत्ते 56, और 8 तिया 24, और 29, प्लस 7 चौके 28, और 4 चौके 16 17 18 बराबर एक्स अपॉन 1.5। ठीक है, इसको जोड़ेंगे। 14 का 4 18, और ये 29 हो गया 47, और एक 48। ठीक है, बराबर एक्स 1.5। मैं 1.5 का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 484 मल्टीप्लाई 1.5 है जी। ठीक है, बराबर एक्स। चाहे तो आप 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 चौके 60 होता है। ठीक है, 15 अट्ठे 120 होता है, और 6 126, 26 का 6 कैरी आ गया 12। 15 चौके 60, 60 और 12 72। ठीक है, और ये पॉइंट है एक के बाद, तो ये पॉइंट के बाद जीरो कट गया, तो 726 अपना बच गया। एक्स बराबर 726। एक्स बराबर क्या आ गया अपना, 726 आ गया। ठीक है, आगे समझ में। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस इसलिए है कि आपको समझ में आ जाए, वैसे इतना कुछ करना नहीं है। ठीक है, आप इसको यहीं पे ख़त्म कर लो,
यहीं पे आप जोड़ लो और यहीं पे टूटने लगेगा, तो इस स्टेप तक ख़त्म कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। 26 का स्क्वायर होता है 676, माइनस 14 का स्क्वायर होता है 196, डिवाइड बाई 40, प्लस 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का होता है 1724, ठीक है। नहीं तो आप कैसे निकाल सकते हो, 144 मल्टीप्लाई 12 कर लो, 12 चौका 48, 28 होता है, सॉरी मेरा भी मिस्टेक है। 12 चौका 48, 12 चौका 48 और 4 52, 12 लेकिन 12, 12 और 5 17, 1728 है, मैंने भी मिस्टेक कर दी है ना। तो ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जीरो और इसमें से 19 गया तो बचेगा 48, डिवाइड बाई 40, प्लस 1728, जीरो से जीरो 12, ठीक है। 12 प्लस 1728 बराबर हो गया 1740। पूछा क्या था? एक इसके बराबर में अपना क्या चल रहा है, एक्स इंटू 5 चल रहा है, ये तो अपन ने छोड़ दिया, एक्स इंटू 5, एक्स इंटू 5, ठीक है। ये हो गया अपना 1740, डिवाइड बाई 5 बराबर एक्स, काटेंगे, 5 दिए 15, 2 बचेगा, 5 चौके 20, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 बराबर एक्स। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम हो गया सही, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू वाले हैं, जो अभी पीछे किया था उनमें पॉइंट अपन सॉल्व कर रहे थे। जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आएंगे उसमें हमेशा अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है ऐसे, मतलब लगभग वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। तो ये लगभग है 27, तो मैं इसको लिखूंगा 27%, परसेंट को हटाया नीचे, 2 जीरो बढ़ा दिया, इंटू 800, ठीक है, प्लस इसको मैं लिखूंगा 20 इंटू 18 बराबर एक्स पे स्क्वायर मान लो, ठीक है। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट दूंगा, 27 अट्ठे 7 अट्ठे 56 और 16 और 21 216, प्लस 18 दूनी 36, 360 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको जोड़ेंगे 6 और 7 और 5, 576 के इसका स्क्वायर होता है, आपको पता है 24 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे रखा है 56% और 1250, 56% और 1250 माइनस 38% ऑफ 850। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक जीरो से एक जीरो इसमें काट लो, एक जीरो से एक जीरो इसमें काट लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 5 से इसको काटूंगा 2 बार, 5 से इसको काटूंगा 25 बार, ओके। 5 से इसको काटूंगा 2 बार, 5 से इसको काटूंगा 17 बार, 2 से इसको काटूंगा मैं 19 बार, ठीक है। यहाँ 19 इंटू 17 बच गया, बचा, और इधर माइनस है, इधर बचेगा अपना 28 दूनी 56। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे कर लूँ, इसको 100 बना लूँ, 25 गुणा 4 लिख लो 100, और इसको मैं 7, तो 28 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 4, 4 का मल्टीप्लाई 25 से कर दो 100, और 7 बचेगा मेरे पास, 700 हो जाएगा, 700 माइनस ये आ गया, ठीक है। अब 17 सत्ते 119 होता है, 17 एक 17 और 19, 17 19 हो गया 8, कितना हो गया अपना 36 माइनस 700। देखो 400 माइनस करेंगे हम तो बचेगा 300 और 31, तो ये बचेगा 331। कहीं कहीं की मिस्टेक किया गया, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं, कहीं मिस्टेक कर दी शायद। 56% और 1250, 1250 माइनस 38% ऑफ 850,
ठीक है, 2 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 17 पंजे 85 होता है, 2 से काटेंगे 19 और 19 दूनी 38 होता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 सत्ते 133 होता है, और 19 एकन 19, 19 और 13 हो गया 32। पिछली बार हमने कर दी मिस्टेक, है ना। 0 से 0, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटो 25 बार, 2 से इसको काटेंगे हम, तो आएगा 28। 28 को लिखेंगे 7 गुणा 4, 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 7 बचेगा, है ना। 28 को हम क्या लिखेंगे, 7 और 4 मल्टीप्लाई, 25 को 25 छोड़ दो, 25 चौक 100 और 700, फिर 700 आ जाएगा। 700 में से मैं पहले करूँगा 400 माइनस, तो बचेगा मेरे पास कितना, 300, और फिर कितना 23, ऐसे कर लो, 300 माइनस करेंगे तो 400 बचेगा, और 23 और घटा लो 400 में से, तो अपना बचेगा 77। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी सही है। ठीक है, हो जाएगा 777, सॉरी 377। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। मिसिंग नंबर फाइंड करना है, 45, 46, 50, 59 और 75। नेक्स्ट पद क्या होगा। अभी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करिए, पहले आप सॉल्व करके देखिए, फिर आगे बढ़ा सकते हैं ना। तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक कितना प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो, यहाँ से यहाँ तक +1 हुआ है, यहाँ से यहाँ तक +4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक +9 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक +16 हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये आपको भी पता है, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, यानी 25 प्लस हुआ, वो 25 प्लस होगा तो ये 100 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर 5, 11, 24, 51, 106। बार क्या है वैसे, 5 से 11 +6 हुआ है, 11 से 24 प्लस कितना हुआ है, 13। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो बचेगा ना 26 और 27। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 51 दूनी 2, यानी 51 और 55। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखा, तो नहीं दिखा तो एक बार क्या करेंगे, एक बार डिफरेंस और लेंगे, एक बार और ले लेते हैं डिफरेंस से यहाँ तक। जैसे 13 में क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है 13 कैसे आ सकता है, या तो 7 प्लस करूँ, लेकिन यहाँ पे प्लस कितना कर रहा है, +14। यहाँ से यहाँ तक प्लस कितना हो रहा है, 28। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, 7, 14 फिर 28, यानी ये मल्टीप्लाई 2 हुआ है, फिर इसका मल्टीप्लाई 2 हुआ है, तो आगे भी मल्टीप्लाई 2 होगा, 56। 56 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 56 इसमें ऐड करेंगे तो आएगा अपना 111। फिर 111 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपना, 111 इसमें ऐड करेंगे तो आएगा 217, 217, 217 आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये दो तरीके से भी हो सकता था। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो सकता था इसका, देखो मैं आपको बताऊं। दूसरा तरीका ये हो सकता था, 5, 11, 24, 51, 106। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक +6 हुआ है, यहाँ से यहाँ तक +13 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक +27 हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक +55 हो रहा है। तो आपको एक चीज़ नोटिस हो रही होगी इसमें, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में ये मल्टीप्लाई 2
+1 हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई 2 +1 हुआ है, 26 एक 27, 27 दूनी 54 यानी +1। तो इसका भी मल्टीप्लाई 2 +1 करेंगे तो 55 दूनी 110 और एक 111। जब 111 इसमें ऐड करेंगे तो अपना आएगा 217। ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है। तो आप दो तरीके से कर सकते थे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। अभी क्या देखा हमने, अभी देखा था मिसिंग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है। ये थोड़ा उससे हार्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको पता करना है कि गलत कौन सा, उसमें तो ढूंढना है, ढूंढना इजी नहीं है, लेकिन आप मतलब उसमें क्या है, आपको नेक्स्ट पद तो आपको एक साइड से दिया होता है, पैटर्न समझ में आने लगता है, यहाँ पे ये पैटर्न खराब कर देता है रॉन्ग नंबर, है ना। तो लेकिन जो भी हो, करना तो है ही। 12, 14, 17, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है ग्रामीण बैंक के लेवल से कुछ भी। 22, 29, 39, 53। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि ये थोड़ा लंबा होता है ना, तो इसमें आपको सीरीज समझ में आने लगती है। यहाँ पे हो रहा है +2, यहाँ पे हो रहा है +3, यहाँ पे हो रहा है +5, यहाँ पे हो रहा है +7, यहाँ पे हो रहा है +10, और यहाँ पे हो रहा है प्लस ना। अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ 2, 3, 5, 7, 10 और 14 में आपको एक चीज़ समझ में आने लगेगी। देखो, ये अपना प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। यदि यहाँ पे अपना 11 होता, यहाँ पे अपना 11 होता तो ये 40 होता, ये 40 होता। यहाँ पे 11 होता तो ये 40 होता। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा ऐड होता, 13। इसमें 13 ऐड होता तो 53 होता, तो मतलब सही होता है। ये दोनों प्राइम नंबर आ जाते हैं, 11 और 13। यानी ये जो 10 है ना, इसकी जगह पे यदि 11 ऐड हो जाता है 40 हो जाता है, तो इसमें 13 ऐड हो जाता है यहाँ पे ना। तो अपना 39 ये है, ये अपना रॉन्ग है, ये हमारी सीरीज खराब कर रहा है। इसकी जब 40 होता तो हमारा सब कैलकुलेशन सही हो जाता है ना। तो 39 यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 18, 30, 48, 74, 110 में नेक्स्ट पद फाइंड करना है। 18 से 30 +12, यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे 18, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया अपना 74 में 24 और 2 26, +26 हो रहा है। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है 26 और 10 36। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक डबल डिफरेंस लगाएंगे तो +6 हुआ है, इसमें +8 हुआ है, और इसमें +10 हुआ है। नेक्स्ट पद चाहिए, इसमें +12 होना चाहिए। 12 होगा तो यहाँ पर कितना आएगा 48, और इसमें 48 ऐड होगा तो आएगा 158। यानी इसका नेक्स्ट पद आने वाला है 158, बोले तो ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिर से मिसिंग नंबर है, सॉरी रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। 8, 12, 24, 64, 180, 230, 25, सॉरी 25, 20। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ समझ में आने लगेगी लगभग लगभग, जो कि अभी मुझे भी नहीं आ रही, आपको आने लगेगी, कि ये सीरीज़ क्या है, बहुत जल्दी बढ़ने लगी है। तो इसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि ये क्या है, मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ होगा, या हम पहले डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो +4 यहाँ से यहाँ तक, +12 यहाँ से यहाँ तक, +14 और यहाँ से यहाँ तक, और भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें कुछ सीरीज बन रहा है क्या, +8 हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक +28 हो रहा है। तो ऐसे कोई चीज़ें बन नहीं रही है ना। तो अभी हम दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है 8 से 12 लाने के लिए।
ये हो सकता है कि मैं इसमें मल्टीप्लाई 1.5 कर दूँ तो आ सकता है, फिर इसमें मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूँ तो ये आ सकता है। अब 0.5 बढ़ रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2.5 होना चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई 2.5 करने पर क्या आना चाहिए, 24×2 = 48, 60 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। ठीक है, 60 में यहाँ पे मल्टीप्लाई 2.5 करेंगे तो 60 आना चाहिए। ठीक है, और फिर इसमें मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 180 आ रहा है। ठीक है, तो यानी अपना 64 जो है वो रॉन्ग है। आगे करके आप देखना चाहो तो इतने में आपका सॉल्व हो गया, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें है नहीं। ठीक है, फिर भी आप करना चाहो तो इससे 3.5 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो यही आएगा 18×36, 18×54 यानी 540। ठीक है, और प्लस 90 ऐड कर दो उसमें, आधा, 0, 13, 630। ठीक है, यानी सही है सब। और ये गलत इसलिए नहीं हो सकता कि, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑप्शन में भी नहीं है ना, तो यहाँ से यहाँ तक है 4 मल्टीप्लाई वो हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके पास डेटा दे रखा है, टेबल आपको बनानी है। टेबल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख लो, 2 ऐसे लिख लो। क्या कर सकते हैं आप, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने कंपनी है अपने पास, ए, बी और सी स्टोर है। ठीक है, हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ए कंपनी में जनवरी महीना, जनवरी महीना कौन सा अपना, ये वाला ब्लू वाला जो है जनवरी महीना है, 120 है। ए कंपनी में जनवरी महीना 120 है, और बी में कितना है, इस लाइन में है ना, यानी 150 है। और मार्च में कितना है, इस लाइन में दिख रहा है 180 है। ठीक है, पहले जनवरी लिख लिया मैंने, बात करते हैं फरवरी की। फरवरी महीना बोले तो ऑरेंज कलर, पहले महीने में 150 सेल हुई है, या स्टोर है। इसमें क्या है, रियल द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, द टेबल बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय 3 डिफरेंट स्टोर। बुक सोल्ड हुई हैं 3 अलग अलग स्टोर द्वारा बुक सोल्ड की गई हैं, तो इसमें बी में है, हाँ बी में कितना है, 160 है, और सी में 130 है। ये हो गया अपना कौन सा, फरवरी। गलत कर दिया ना उन्होंने, गलत कर दिए सारे के सारे, आप भी ध्यान नहीं दे रहे हो यार। स्टोर लिख दिए हमने कहाँ, महीने की जगह। जनवरी महीना ये है, जनवरी महीना ये वाली लाइन है, ये 120 ऐसे आएगा ना, ये 150 ऐसे आएगा। बी वाले स्टोर में महीना तो एक ही है, महीना चेंज थोड़ी हुआ, मैंने ऐसे लिख दिया था, ऐसे लिखना था। सी महीना है 180, 170 तो नीचे रह जाएगा, तो 180 है ना, 180। अब फरवरी की बात करते हैं। फरवरी में है, ए वाले स्टोर में है 150, बी वाले स्टोर में है 160, सी वाले स्टोर में है 130। बात करते हैं मार्च की, मार्च में है ए वाले स्टोर में 180, और बी वाले स्टोर में 200, सी वाले स्टोर में 140। ठीक है, ये आपको टेबल बना लेनी है यदि डेट आपके पास ऐसा दिया हो तो। ठीक है, इससे क्या है, आप 5 क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। ठीक है, ये वाली टेबल आपने बना ली, अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये टेबल में पहले ही बना के रखी। ठीक है,
डेटा मैच कर लो सेम, ठीक है। पहले ही बना के रखिए क्योंकि आपको समझाने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर ए द्वारा, इसमें पूछा है स्टोर ए द्वारा जनवरी और फरवरी में मिलाकर बेची गई कुल बुक। स्टोर ए द्वारा जनवरी और फरवरी में 120 और 150 यानी 270 हो गई। स्टोर ए द्वारा जनवरी फरवरी में बेची गई कुल बुक। पुस्तकों का स्टोर सी द्वारा फरवरी और मार्च में, सी द्वारा फरवरी और मार्च में बेची गई कुल बुक। ये भी 130, 140, 170 हो रहा है, फिर 270 हो रहा है, सी द्वारा है ना। रेशियो पूछा है तो रेशियो तो आपको समझ में आ ही गया है, 1:1 हो रहा है, यानी आपका नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये तीनों महीनों में स्टोर बी द्वारा बेची गई पुस्तकों का औसत संख्या। पहले इतना निकालें, तीनों महीनों में स्टोर बी द्वारा बेची गई पुस्तकों की औसत संख्या। 150, 160 और 200, 200, 360 और 150 हो गया 410, तो 510, 510, ठीक है, ये हो गया 510 तीनों के द्वारा। तो 17×51 होता है, 170 का एवरेज आ गया, ठीक है। ए द्वारा, स्टोर ए द्वारा मार्च में बेची गई पुस्तकों से कितना अधिक या कम है। मार्च में बेची गई ये द्वारा 180 है, 180 से कितना कम है या अधिक है, 10 लेस है, 10 कम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ स्टोर सी द्वारा जनवरी के महीने में बेची गई कुल पुस्तकें। स्टोर सी द्वारा जनवरी के महीने में बेची गई कुल पुस्तकें 180 हैं। स्टोर बी द्वारा फरवरी में बेची गई, स्टोर बी द्वारा फरवरी में बेची गई कुल पुस्तकों का कितना प्रतिशत है, 180, 160 का कितना प्रतिशत है ये पूछा है मात्र। 0 से 0 काट दो, 4 से काट दो इसको, 4 बार 4 से काट दो इसको, या इसको 4 से काटने के बजाय एक काम और भी कर सकते हो, इसको 2 से काटेंगे 8 बार, इसको 2 से काटो 9 बार, ठीक है। तो 900/8 कर लो आप, ठीक है। 8×8 2 बच गया, 8×2 16, 4 बच गया, 8×5 8×8 8, गलत कर दिया ना, 8×8 फिर 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 8×8 फिर 2 बच गया हो जाएगा 8×2 16, 4 बचेगा, 8×5 20 हो जाएगा ना, यानी ये आ गया अपना 112.5, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दे रखा है हमें 29, तो हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 210 आए। 210 के फैक्टर कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7×3 7 21, 5×2 10, ठीक है। ये अपने फैक्टर हो गए। 29 आना चाहिए, तो कैसे आएगा 29, तो ऐसे आ सकता है 5×3 = 15, 7×2 = 14, 15 और 14 29 होता है ना। तो 15 और 14 ये दोनों माइनस माइनस के होंगे, -15 और -14 29 होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 210 आ जाएगा। सेम इधर बात करते हैं, इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं, ये हो गया अपना कितना 182, तो पहले 182 का आधा होता है 91, सॉरी 9 और 1, 91 होता है। अब वो 13×7×2 ये हो गया अपना 182, ठीक है। अब इसका क्या है, ऐसा फैक्टर निकालना है जो योग करने पर 27 यानी घटाने पर 27 आए और मल्टीप्लाई करने पर 182 है। तो क्या हो सकता है, एक तो 13 मान लो, एक 14 मान लो, 13 और 14, 14 बड़े को आगे लिखो और 13, ये दोनों माइनस में है। लेकिन एक्स का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, तो 15 + 14 हो जाएगा, ये 14 + 13 हो जाएगा। कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों बराबर हैं, और ये 13 से बड़ा है, ये भी 13 से बड़ा है, ये 14 से भी बड़ा है, लेकिन ये बराबर है, ठीक है। तो यानी एक्स बड़ा है और बराबर भी है 22 है, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ यदि डायरेक्ट आप देखना चाहें कि यदि देखो ये वाला कंडीशन हो और यहाँ एक जगह माइनस लगी है आगे, तो ये माइनस लगी हो पीछे प्लस हो, तो इसका हमेशा
दोनों जो आंसर आएंगे वो प्लस में आएंगे। जैसे इसमें आगे वाले में माइनस है, पीछे वाले में प्लस है, तो इसमें दोनों के प्लस प्लस आएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका मैं एक शॉर्टकट दे दूंगा आपको कल की क्लास के, आज तो मैं नहीं लिख पाया, तो कल की क्लास के एंड में शॉर्टकट दे दूंगा, इससे आपको आप एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जैसे पिछली बार क्या था, पहला जो पद था ये माइनस में था, बाकी ये प्लस में था। इसमें दोनों प्लस में, जब दोनों प्लस में हो तो इनका आंसर हमेशा दोनों का माइनस में आएगा। ठीक है, दोनों प्लस में हो तो दोनों माइनस में आते हैं, ये देख लो आप। अब फिलहाल में हम देखते हैं 36 चौके कितना होता है, 72 दूनी 144 होता है ना, तो 144 ये हम क्या करते हैं 36 गुणा 4 लिख लो, फैक्टर करके हमें 25 लाना है, तो 12 गुणा इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4, 4 के 12 25 से नहीं आएगा है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ये आ गए अर्थमेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये अपना कंप्लीट नहीं हो पाया ना, बीच में कॉल आ गया था इसलिए क्वेश्चन हो गया था, सॉरी उसके लिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं ना, ये है अपना कितना आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4, तो 4 चौके 16, 3 तिया 9, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 16 9 के फैक्टर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा, तो 16 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 65 दूनी 130 होता है। ठीक है, अब वो 130 को लिख सकते हैं 13 गुणा 10, 13 गुणा 10 लिख सकते हैं, यानी 13 और 10। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझिए कि इन दोनों के पहले तो साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस का, ये 9 माइनस का, तो जगह 13 माइनस का, और ये माइनस का 10। लेकिन यहाँ पे ये आगे 4 है, तो यहाँ 2 है, तो ये इसका आधा है, तो इसको डबल करने के लिए क्या करेंगे हम, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 4 है, इधर 4 बनाना है ना, यदि इधर अलग अलग होता ना तो हम क्या करते, देखो ऐसे मान के चलो, इधर 4 है तो जो बाई के साथ हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या है 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे बराबर हो जाएगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई किया, इधर 4 का मल्टीप्लाई, बराबर हो गया। लेकिन यदि इनका एलसीएम ही 4 आ रहा है तो हम दोनों को 4 बना दें, 4 बनाने के लिए क्या है 2 पहले से है, 2 का मल्टीप्लाई और कर दो, तो सीधा यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -26 माइनस का 20। अब इस कंडीशन में 16 से भी ये दोनों छोटे हो गए, माइनस में जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है एक्चुअली में, है ना, तो माइनस में ये 26 और 20 इससे भी बड़े हैं, और इन दोनों में बड़ा कौन है 9 बड़ा है, क्योंकि ये मान के चलो आपने 16 रुपये का कर्जा ले रखा है और ये 9 रुपये का कर्जा ले रखा है, तो बड़ा वही हुआ जिसने कम कर्जा ले रखा है ना, तो इससे भी दोनों ये छोटे हो गए, यानी हर कंडीशन में क्या है एक्स बड़ा हो गया 22 से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया अपना क्या है, PQ&R started a business investment 4,000, 6,000 and 8,000 respectively. After 6 months, Q added 2,000 more and R withdrawal 4,000. Find the profit share of Q out of a total profit यदि 17,000 after 1 year. PQR 3 पार्टनर हैं, PQR तीनों ने क्या किया है 4,000, 6,000 और 8,000 का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, 6 महीने बाद क्यू ने 2,000 रुपये और जोड़े, 6 महीने के लिए इतना, प्लस क्या किया उसने, प्लस क्या किया, प्लस 2,000 रुपये और जोड़े, तो 2,000 और जोड़े तो कितना हो गया 8,000 हो गए टोटल अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, अगले 6 महीने के लिए 8,000 हो गए, 6,000 पहले थे, 2,000 और जोड़ के 8,000
अगले 6 महीने के लिए हो गए, तो 1 साल के लिए करना है पूरा, है ना। 2000 और जोड़े, और आर ने 4000 रुपये निकाल लिए। तो पहले इसके पास कितने थे, 6 महीने के लिए इसने 8000 इन्वेस्ट किए, लेकिन अगले 4 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए इसने 4000 निकाली, तो 4000 बचे अगले 6 महीने के लिए, तो 6। ठीक है। और फिर 1 वर्ष के बाद 17,000 रुपये कुल लाभ हुआ। अब इसने पी के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब इसने टोटल 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की होंगे। ये आ गया तीनों का रेशियो, इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट बदलेगा। तो इसमें आप एक काम क्या कर सकते हैं कि सब में आपको दिख रहा है 3 जीरो कॉमन है, तो मैं 3 जीरो हटा सकता हूँ, है ना। 3 जीरो आप हटा दो, सबकी 3 जीरो हटा सकते हैं जब तीनों में 3 कॉमन है तो। ठीक है, तो बचा 12 चौके 48, 36 प्लस 48, और यहाँ हो गया 6 8 48 प्लस 24। इन सबको जोड़ के और इनका रेशियो निकालेंगे। 48 ये हो गया 14, 8 84, ये हो गया 12 और 7 72। तो ये 12 से कट रहा है 4 बार, ये 12 से कट रहा है 7 बार, और ये 12 से कट रहा है 6 बार। ये आ गया इनका रेशियो। 4 7 6 13 और 4 17। 17 बराबर दे रखा है आपको 17,000। 17 बराबर कितना दे रखा है, 17,000 दे रखा है ना। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपके पास, 17 से काटा 1,000। पूछा किसका है, पूछा है क्यू का लाभ कितना है। क्यू मतलब 7, बीच में 7 है, तो गुणा 7 यानी 7,000। क्यू का लाभ हो गया 7,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ये अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख लेते हैं, ये अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। बी अकेला उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम ले लेते हैं इनका, कैसे भी ले लेते हैं एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम आ गया 60। 20 या 60 होता है, तो एक ही इफिशियंसी आ गई 3। ठीक है, 30 दूनी 60 होता है, तो मैंने मान लिया बी की इफिशियंसी 30 दूनी 60 2 आ गई। ठीक है, ये हो गई इफिशियंसी मतलब क्षमता, ये हो गया इनका टाइम, और ये हो गया ओवरऑल टाइम, टोटल टाइम, सॉरी टोटल वर्क, कुल काम। ठीक है, हो गया। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिनों बाद एक काम छोड़ता है। मतलब 6 दिन तक दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों की इफिशियंसी है 5। 6 दिन तक काम करते हैं दोनों की इफिशियंसी, तो कितना, 30 काम हो गया, 30 काम हो गया। ठीक है, 30 काम इसमें से मैंने माइनस कर दिया, बचा 30। 6 दिन में 30 काम कर दिया उन्होंने, बचा हमारे पास 30 काम, टोटल काम 60 है ना, टोटल वर्क 60 है। अब बताओ, दो की इफिशियंसी से शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करता है। 30 काम बचा हुआ है, इसको 2 की इफिशियंसी काटेंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा, 15। 15 पूछा शेष काम बी कितने दिनों में करेगा, यहाँ तक 15 दिनों में काम करेगा। ठीक है, इस काम को 15 दिन में बी कर देगा, बी द्वारा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक नाव धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है, और धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति क्या होगी। देखो, एक होती है बोट, और एक होती है स्ट्रीम या करंट कह सकते हैं उसे। करंट मतलब धारा, नाव और धारा। मैंने मान लिया कि बोट की स्पीड x है और धारा की स्पीड y है। ठीक है, तो मैं धारा की दिशा में, यदि मान के चलो ये नदी है और इधर की साइड बह रही है ये नदी, तो इस साइड में यदि नाव जाएगी तो वो क्या होगा, नाव की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, यानी नाव और धारा की, बोट इधर जाएगी ना, ये बोट है, ये इस दिशा में जाएगी, तो जो बोट की चाल होगी धारा की दिशा में, ठीक है, वो हो जाएगी x प्लस वाई। बोलो हाँ,
अब यदि यही बोट उल्टी दिशा में जाएगी तो बोट की चाल क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, क्योंकि धारा इधर बह रही है, बोट इधर जाना है, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगी इसमें, धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, एक नाव धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाती है। धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं, धारा की दिशा में कितनी जा रही है, 48 किलोमीटर जा रही है 3 घंटे में, तो 16 किलोमीटर पर हावर से चल रही है, 3 घंटे में 48 जा रही है, तो कुल दूरी अपन कुल समय बराबर हो गया अपना, स्पीड निकल गई है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड निकल गई अपनी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, अब हमें निकालना है क्या, शांत जल में नाव की गति, सॉरी सॉरी, इसके बाद अप स्ट्रीम निकालेंगे ना, 30 किलोमीटर 5 घंटे में जाता है बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, यानी धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारा निकल गया क्या, एक्स प्लस सिक्स, सॉरी एक्स प्लस वाई बराबर हमारा आ गया 16, और एक्स माइनस वाई बराबर आ गया हमारा 6। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2x बराबर, इनको जोड़ दिया सबको, है ना, तो ये जोड़े, ये घट जाएगा, ठीक है, इनको जोड़ा तो ये 2x हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा अपना कितना, 22, यानी x की वैल्यू है 11। पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल, यही पूछा है, तो 11 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, 11 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, एक चीज़ और भी है इसमें, मैं आपको बता दूं एक बार, देखो मान के चलो कोई भी नंबर लिखा हो, x प्लस वाई बराबर 16 और x माइनस वाई बराबर 6 लिखा है, तो इनको देखो x की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, 16 और 6 22 का आधा 11, ये हो गई अपनी x की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y माइनस में है यहाँ पे, तो इन दोनों का अंतर 10 और 10 का आधा कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आगे वाले प्लस वाले, दोनों प्लस वाले की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के आधा करना हो, और माइनस वाले की वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को जोड़ के आधा कर, सॉरी दोनों को माइनस करके अंतर लेके आधा कर दो। ठीक है, तो ऐसे इनकी वैल्यू निकल आती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमित सुमित की वर्तमान आयु का अनुपात, एक है अमित, एक है सुमित, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:7। ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3 था, 4 वर्ष पहले, यानी इसमें से 4 माइनस कर दो, इसमें 4 माइनस किया तो इनकी आयु का अनुपात था 2:3। ठीक है, अब इसमें से आप क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं, कैसे, ऐसे क्रॉस मेथड लगाइए। ठीक है, 5×3 = 15 और 7×2 = 14, इन दोनों का अंतर लेना है, ये हो गया 15 और ये हो गया 14। ठीक है, इन दोनों का अंतर लेंगे, अंतर, अंतर आ रहा है 1 यूनिट, 1 यूनिट आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये है अपना, अब देखो इन दोनों के साइन यदि सेम है तो अंतर लेते हैं, और यदि इन दोनों के साइन में जैसे ये माइनस माइनस के हैं तो दोनों का डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का देखो, 3×4 = 12, 4×2 = 8, 12 और 8 का डिफरेंस लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4। यदि इन दोनों के साइन डिफरेंट होते, एक प्लस का होता एक माइनस का होता, 3×4 = 12 होता और 4×2 = 8 होता, तो दोनों को जोड़ते, लेकिन इन दोनों के साइन प्लस प्लस में होते तो भी अंतर लेंगे, और माइनस माइनस में तो भी अंतर लेंगे, लेकिन साइन डिफरेंस होते तो क्या करते हम, इनका योग लेते दोनों का। ठीक है, तो ये आ गया 4, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। पूछा क्या है, 6 वर्ष बाद अमित की आयु क्या होगी, 6 वर्ष बाद, अभी देखो अमित की आयु पूरी 6 वर्ष बाद, अभी अमित की आयु कितनी है, 4,
5 यूनिट, 5 गुणा 4 कर दो। अमित की वर्तमान आयु 20 साल है, ठीक है। तो वर्तमान आयु 20 साल है, 6 वर्ष बाद क्या होगी, 20 + 6 यानी 26 होगी, 26 साल होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हो गया अपना पहला तरीका, ये हो गया पहला तरीका 26। दूसरा तरीका, यदि आपको ये समझ में नहीं आए तो दूसरा तरीका भी है। एक हो गया अपने पास अमित, दूसरा हो गया सुमित, ठीक है, हो गया। इनका रेशियो दे रखा है 5:7। बोलो हाँ, मैं क्या मान सकता हूँ, 5:7 है ना, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ, 5x 7x, मैंने x मान लिया दोनों पे। अब मैं क्या करता हूँ, 4 वर्ष पहले की आयु का अनुपात दे रखा है, तो मैं करूँगा 5x - 4 करूँगा 4 वर्ष पहले, इधर 7x - 4 करूँगा, बराबर क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा, ठीक है। निकालो 5 के 15, 15x - 4 के 12, सॉरी 12 है ओनली, x नहीं है। इधर हो जाएगा 7 दूनी 14, x - 8। अब 14 इधर जाएगा, 15x में 14 जाएगा तो x बचेगा, और 12 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 8 है, प्लस के 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा। x की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाली 4, ठीक है। अब क्या करना है, पूछा है अमित की आयु, तो देखो अमित की वर्तमान आयु ये है, 5 गुणा 4 करूंगा तो मेरे पास 20 निकल गई, अमित की आयु है ना। अब क्या करना है, मुझे +6 करना है, मतलब 6 साल बाद की पूछा है, तो +6 करेंगे इसमें तो आ जाएगा मेरे पास 26, है ना। मेरे पास कितना आ गया, 26 आ गया। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तरीके बता दिए मैंने, जैसे आपको अच्छा लगे। ये है लड़ाई कॉन्सेप्ट, इसको यदि आप सीख जाएंगे, ये आपको रेशियो में सीखने के लिए मिलेगा। यदि आपने पहले देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो मेरे प्रीवियस वीडियो डले उनमें देख लेना, ठीक है। नहीं तो मैं आपको एक अलग से वीडियो कभी बनाएंगे तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि फिलहाल मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जैसे आपने कभी पहले अच्छे से मत पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, इसमें है एक शॉपकीपर मार्क अप हाई गुड्स बाई 40%। एक दुकानदार अपने माल का क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य बोले तो सीपी, एक होता है एमआरपी, ठीक है। एक दुकानदार है, एक दुकानदार अपने माल मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य तो है, तो उसने 140 रुपये अंकित किया होगा, ठीक है। और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 380 होता है, 15% की छूट देने के बाद उसको लाभ 380 हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या है। तो अब बताओ इसका एसपी क्या होगा। एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, तो 140 पे 15% छूट देता है, 15% छूट घटा लो उसमें से सीधा, है ना। 20 से काटूंगा मैं 5 बार, और 20 से काटूंगा तो 7 बार, 5 से इसको काटूंगा 3 बार, तो कितना दे रहा है, 21 की छूट दे रहा है। जब मैं ये इसमें से 21 की छूट देगा तो कितना बचेगा, 119 की। तो ये हमारा निकल गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसको लाभ कितना हो रहा है, 380 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लाभ हो रहा है, 19 का लाभ हो रहा है। 19 बराबर मेरा 380 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 19 दूनी 38, 20। पूछा है तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो मैं इसमें क्या करूँगा, 20 का करूँगा मल्टीप्लाई, तो मेरा क्रय मूल्य होगा 2000, ठीक है। 2000 रुपये मेरा हो गया आंसर। ऐसे आप निकाल सकते, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मैंने सीपी माना है, एमआरपी से 40% अंकित की है, एसपी मैंने डिस्काउंट निकाला है 15% की छूट देने के बाद, ठीक है। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, 140 में 15% छूट दे के सीधा 85% निकाल लो, तो भी आपका ये निकल आएगा, ठीक है। कैसे, देखो ये हो गया, 20 से काटा 7 5 बार, 20 से काटा 7 बार, 5 से काटो 17, 17 सत्ते 119 होता है। अब ऐसे भी निकाल सकते हो, ये 15% निकाल के घटा भी सकते हैं, दोनों ही तरीके जो आपको अच्छे लगे वैसे आप कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये है 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज संयुक्त पर निवेश की गई राशि 2 वर्षों में
7260 हो जाती है। उसी राशि पर 15% चक्रवृद्धि दर की वजह से 3 वर्षों में अर्जित ब्याज साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में क्या है, 10%, वो कह रहा है कि 10% की दर से 2 वर्षों में कोई राशि 7260 रुपये हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि 10% को मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रैक्शन में लिखेंगे, परसेंट हटाए फ्रैक्शन, तो 1/10 आ रहा है। तो मैं नीचे जो है वैल्यू ऐसी मानो जो इसका स्क्वायर हो जाए, मतलब 2 साल के लिए तो स्क्वायर मानो, 3 साल के लिए तो क्यूब मानो। तो मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, तो 2 साल के लिए मैंने मान लिया कि वैल्यू क्या है, 100 है। तो मैंने मान लिया कि मूलधन 100 रुपये है, मूलधन 100 रुपये है, ठीक है। पहले साल 10%, 10% बोले तो 1/10, 10% का फ्रैक्शन में वैल्यू 1/10 होता है। तो पहले साल 10% ब्याज लिया, तो यानी उसने 10 रुपये लिया। 100 का 1/10 कितना होता है, 10 रुपये। यानी उसने पहली साल में क्या किया, पहली साल में उसने कितना ब्याज लिया, 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज लिया। अगली साल क्या किया, उसने 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज लिया, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लिया, तो इस पर भी 1 रुपये, 10 का 1/10, 10 से 10 कटा तो 1 रुपये ब्याज लिया, ठीक है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हुआ, 10, 20 और 21, 21 रुपये उसने ब्याज लिया, जो कि बराबर है किसके, 7260 के, 7260 के बराबर है। 21 से मैं इसको काटूंगा, तो 21 क्या होता है 63, कितना बचेगा, बचेगा मेरे पास, गलती कर दी इसमें, पता है क्या, ये जो है हो जाती है, मतलब क्या है, ये ब्याज नहीं है ना, ये क्या अपने पास, ये मिश्र धन है ना, यानी अमाउंट है। तो ये हमारा कितना हो गया, सॉरी इसको यहीं छोड़ो, ये गलती कर दी इसमें, यहाँ तक सही है। ये अपना निकल गया क्या, ब्याज, और ये है अपना मूलधन, ठीक है, ये है अपना मूलधन। और मिश्र धन क्या है अपना, 7260 रुपये। तो यहाँ पे मिश्र धन क्या होगा, 100 + 121, सॉरी 100 + 21 यानी 21 ब्याज है, बराबर 121, 121 बराबर दे रखा है 7260 रुपये, है ना। तो इसको काटेंगे, तो इसको 11 से काट लो एक बार, 11 से काटा, 11 बार, इसको 11 से काटेंगे, 11×6 = 66, 11×6 = 66, ठीक है। फिर 11 से काटा इसको, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 60, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी 60, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई। अब तो मेरा मूलधन कितना रहा होगा, मल्टीप्लाई 60 का कर दो, यानी 6000 रहा होगा, मेरा मूलधन रहा होगा 6000। अब पूछा है उसने 15% प्रति की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज क्या है। तो इसमें 6000 में मुझे 3 साल के लिए साधारण ब्याज निकालना है, 15% के हिसाब से 3 साल का, यानी 45% हो गया, 45% को 2 जीरो काट दो, और ये हो गया 3612, ठीक है, 3612, 120 × 15, तो ये हो जाएगा 180, 1800। कहीं कोई मिस्टेक की है क्या इसमें, दोबारा सॉल्व, ये सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है हमें 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 2 वर्षों में 7,260 रुपये हो जाती है, 10% ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, है ना। मिश्रधन 7,260 रुपये हो जाए, ठीक है। तो 10% है, तो एक तरीका क्या था, मैंने आपको बताया, डबल परसेंट का भी है। तो 10 + 10, फिर प्लस लगाएंगे, 10 × 10/100, यानी 0 से 0 कट गया, 1 आ गया इधर। तो 10, 10, 20 और 1, 21, यानी 21% का ब्याज मिल रहा है, प्लस 100 मूलधन है, तो यानी 121% बराबर आपको दे रखा है 7,260 रुपये। इससे हमें
मूलधन निकालना है, ये 100% है, 121% है। मूलधन आप निकालेंगे, 11 से काटेंगे 11 बार, 11 से इसको काटो, 11 छक्के 66, बचेगा 6, 11 छक्के 66, जीरो। फिर 11 से एक बार और काटेंगे तो 66 और जीरो, 11 छक्के 66 जीरो, यानी 1% की वैल्यू 60 आ गई तो 100% की आ जाएगी 6000, यानी मूलधन आपका 6000 निकल आएगा। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये है मूलधन निकालने का, तो मैं इसको हटा दूँ। इस तरीके से भी आप 6000 मूलधन निकाल सकते हैं। ठीक है, डबल परसेंट के तरीके से, यदि आपने परसेंट पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला तरीका। ठीक है, मूलधन 6000 निकल। दूसरा तरीका क्या है, मैं 10% को क्या लिख सकता हूँ, 10% को मैं फ्रैक्शन में करूँगा तो 1/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे 2 साल के लिए निकालना है, तो नीचे जो वैल्यू है 10, इसको मैं स्क्वायर करूँगा तो 100 रुपये में क्या मान लेता हूँ, 100 यूनिट मैं मान लेता हूँ मूलधन। मैंने 100 यूनिट क्या मान लिया, मूलधन मान लिया। ठीक है, इसमें मैं पहले साल 10% का ब्याज लेता हूँ, पहले साल 10% का ब्याज लूँगा तो 10 रुपये लूँगा 100 पे, दूसरे साल 10% का ब्याज लूँगा तो फिर 100 रुपये लूँगा, सॉरी 100 रुपये पे 10% होता है 1/10, यानी 10, और दूसरे साल भी 10 रुपये ब्याज ले लिया। अब इस पर क्या करूँगा, फिर से 1/10 करूँगा, या इसका 10% निकालूंगा, 10 का 1% मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ भी ओवरऑल कह सकता हूँ कि पहले साल में 10 ब्याज, दूसरे साल में 11 ब्याज, तो दोनों को मिला के 21 ब्याज मिला, दोनों को मिला के 21 ब्याज मिल गया। अब मेरे को यहाँ दे रखा है क्या, कि 100 यूनिट तो ये हो गया मेरा, 21 रुपये ब्याज हो गया, बराबर मेरा कितना दे रखा है, 7260 दे रखा है। तो 121 बराबर मेरे पास फिर 7260 आ गया। तो फिर से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं फिर से वही निकालूंगा कि 1 यूनिट बराबर आपका 60 आएगा, तो 100 यूनिट बराबर 6000 हो गया। ठीक है, ये आपका मूलधन आ गया, इस हिसाब से भी निकाला तो। ठीक है, 100 यूनिट बराबर 6000, 100 यूनिट बराबर 6000 हो गया। अब पूछा है 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। तो 6000 रुपये है मेरे पास, मल्टीप्लाई 15% की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज पूछा है ना, साधारण ब्याज निकालेंगे तो नीचे 100, ये ऐसा ही निकालना चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 छक्के होता है 90, और 0 इंटू 3 9 27, यानी 27, ये हो गया अपना 2700। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने दोनों ही तरीके बता दिए, और आपको सीआई निकालना तो आता ही है। ठीक है, ये आपने निकाल दिया, और सीआई नहीं, ऐसा ही यानी साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज है। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दूध और पानी के 60 लीटर के मिश्रण, दूध और पानी का 60 लीटर का मिश्रण है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 7:3। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। ठीक है, ओके। अब आप बताओ, मेरे पास दूध है और क्या है, पानी, अनुपात 7:1 मेरे पास यहाँ पे 3 है, और 1:1 करना है। ठीक है, 1:1 करना है। ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, तो मिलाना क्या है, पानी मिलाना है, पानी मिलाना है, आगे बात सुनो। ठीक है, और दूध तो बराबर रहना चाहिए, तो यानी दूध का रेशियो बराबर रहना चाहिए, तो यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 कर दो। 7 करने के लिए क्या करेंगे हम, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, दोनों में, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई, तो ये 7:7 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ 3 से लेकर 7 तक कितना यूनिट बढ़ रहा है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बढ़ रहा है। अब 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 और 3 10, यानी 10 यूनिट बराबर मेरे पास 60 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 लीटर आ गई। तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 4 गुणा 6, यानी 24 लीटर हमें क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। 24 लीटर बोले तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि
तो देखो जो चेंज नहीं होता उसका रेशियो बराबर करते हैं, तो इसमें 7 दूध है तो यहाँ भी दूध को 7 बना देंगे, ठीक है। 3 पानी है तो ये 7 पानी हो जाएगा, तो 4 यूनिट बढ़ रहा है, 4 यूनिट लेकिन 7 और 3 10 यूनिट बराबर 60 लीटर दे रखा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 24 आ जाएगी, यानी इसमें 24 लीटर पानी मिलाया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये है अपने पास। 72 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से एक ट्रेन चल रही है। 72 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक ट्रेन चल रही है और 272 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 72 किलोमीटर पर हावर है तो मैं इसको क्या करूंगा, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूंगा। 18 चौके 72 होता है, 4 पंजे 20 होता है, यानी 20 मीटर पर सेकंड निकाल लिया आपने। ठीक है, अब वो बता 25 सेकंड चल रही, 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 25 सेकंड में वो टोटल कितनी दूरी तय कर रही होगी? तो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 25 मिनट में वो कर रही है 500 मीटर की दूरी तय। ठीक है, अभी बस में 500 मीटर की। अब 500 मीटर में से 240 तो उसकी खुद की लंबाई है और बचा हुआ जो 260 है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई है। प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये आ गया 260 रुपये, तो सॉरी 260 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में कैसे? मैंने क्या किया, 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लिया है ना, 20 मीटर पर सेकंड है तो 25 सेकंड में वो 500 मीटर चलती है। और मैंने आपको बताया था प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करने के लिए ट्रेन की लंबाई हो, ये प्लेटफॉर्म है यहाँ से यहाँ तक, तो जब प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, तो जब प्लेटफॉर्म की लंबाई तय करनी होती है ट्रेन को, तो ट्रेन की पूरी लंबाई यहाँ से लेके और यहाँ प्लेटफॉर्म तक की लंबाई, यहाँ तक की लंबाई काउंट होती है, तो ये 500 है, ठीक है, और ये 240 है, तो ये कितनी होगी, 260 होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है, 260 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक आयत का परिमाप दे रखा है, परिमाप बोले तो देखो आयत की भुजा होती है एक एल और बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई बी, ठीक है। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2l+b, यानी 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई जोड़ेंगे तो आयत का परिमाप हो जाएगा। कैसे? ये मान के चलो आयत है, ये एल है ये बी है, तो ये एल है और ये बी है, तो ये दोनों जोड़ेंगे, एल एल 2 बार एल जोड़े 2l+2b, 2l+2b, इसमें 2 मैंने कॉमन ले लिया तो l+b, ठीक है, तो ये मेरा हो गया l+b, ठीक है, ओके, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से, तो ये लेंथ लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये x है तो ये x+6 है, ठीक है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं मान के चलो इसको जोड़ूं, ये कितना हो गया मेरा 84, ये 2, l बराबर क्या दे रखा है, x+6, और b बराबर x बराबर 84, दो से इसको काट सकता हूँ, कितने बार, 42 बार, यहाँ हो गया 2x+6 बराबर 42, ये 6 इधर जाएगा तो 2x बराबर बचेगा मेरे पास 36, माइनस हो जाएगा 42 में 6, तो x बराबर मेरे पास 18 बच गया, ठीक है, x की वैल्यू 18 आ गई। पूछा है आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई कितनी होगी, 18+6 24, और ये मेरा 18 निकल गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L×V, L×V लंबाई गुणा चौड़ाई, 24 × 18, 18 चौके 72, दो कैरी आ गए 7, 18×2 = 36, 107 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 732 बोले तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
आगे आपको समझ में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। इसमें दो मात्राएं दे रखी है क्वांटिटी, पहली क्वांटिटी ए है और दूसरी बी है, सेकंड, ठीक है। तो मानते हैं पहला पहला क्या है, ए का मान दे रखा है, ए का मान ए बराबर क्या दे रखा है, यदि ए का 25%, ए का 25%, 25% बराबर 600 का 15%, 0 से 0, 15 छक्की 90, इसको मैं 1/4 लिख लूँ, ठीक है। ए गुणा 1/4 बराबर 90, ए की वैल्यू आ गई 9 चौके 36, 360, 360 आ गई, ठीक है। मैंने ए की वैल्यू निकाली 360, कंपेरिजन करना है, ठीक है। अब बी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे आप, बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या, बी का मान यदि एक दुकानदार 25% के लाभ पर 320 रुपये की एक वस्तु बेचता है तो बी का क्रय मूल्य क्या होगा, ये बी की वैल्यू। यानी एक दुकानदार 320 रुपये में एक वस्तु बेचता है, उसको 25% का लाभ होता है, तो यानी उसका एस पी कितना होगा, 125%। तो 125% बराबर 320 है। तो पहले हमें 100% निकालना है, तो क्या कह सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 320 क्या है मेरा, 125% है, तो इसका 100% निकाल दो सीधा। 25 काटो 5 बार, 25 से काटो 4 बार, ठीक है। 5 से इसको काटेंगे, 5 छक्के 30 और 5 चौके 20, यानी 4 चौके 16 और 4 छक्के 24 और 25, 256। अब आपने निकाली वैल्यू ए और वैल्यू बी, बड़ा कौन है 360 और 256 में, बड़ा कौन है ए, तो ए बड़ा होगा बी से, और ए बराबर है क्वांटिटी 1 वाली और बी बराबर सेकंड वाली। पहली क्वांटिटी बड़ी है दूसरे वाले से, तो पहली क्वांटिटी बड़ी है दूसरे वाले से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।